नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के सी। तो आज हम मेडिसिन सब्जेक्ट की अगली क्लास जिसका टॉपिक है अपना प्रोटोजोअल डिजीज। तो प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आगे पैरासाइटिक डिजीज के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रोटोजोअल डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं और बेसिकली प्रोटोजोआ है क्या चीज। चलिए देखिए, हम आगे बात करेंगे पैरासाइटिक डिजीज के बारे में और दूसरी हैं अपने प्रोटोजोअल डिजीज जिनके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। देखो, जो प्रोटोजोआ है ये क्या होते हैं? सिंगल सेल प्रकार के यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? सिंगल सेल रहते हैं। ठीक है, जबकि जो पैरासाइट हैं वो क्या है? एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। क्लियर? अब पैरासाइटिक यानी परजीवी, तो परजीवी का मतलब क्या है कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर पलते हैं। ठीक है, किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, जबकि यानी परजीवी तो क्या है कि ये कहां पलेंगे? किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे जीव से क्या कर रहे हैं? ये अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? परजीवी। दूसरे जीव पर या दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीव। ठीक है, और उस जीव को हम क्या बोल देते हैं? होस्ट कह देते हैं। ठीक है, जिस जीव से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम होस्ट कहते हैं। ठीक, अब प्रोटोजोआ की हम बात करें, होने को तो प्रोटोजोआ भी क्या है? दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही दूसरे जीव के ऊपर पले या पोषण ले। तो प्रोटोजोआ जो है वो पैरासाइट हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ परजीवी भी हो सकते हैं और मुक्त रूप से रहने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो प्रोटोजोआ है, जब ये किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? एक तरह से परजीवी की तरह कार्य करेंगे, परजीवी की तरह डिजीज पैदा करेंगे, बीमारी पैदा करेंगे। लेकिन ये मुक्त रूप से भी विचरण कर सकते हैं, एनवायरमेंट में फ्रीली भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसका थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि पैरासाइट जो परजीवी हैं उनको किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन सी डिजीज पैदा करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं और
ये परजीवी की तरह हो सकते हैं और मुक्त रूप से भी पाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मुख्य रूप से जो प्रोटोजोअल डिजीज हैं वो कौन-कौन सी पैदा होती हैं। ठीक है? मुख्य रूप से जो जानवर हैं उनमें कौन-कौन सी बीमारियां पैदा जो प्रोटोजोआ हैं ये करते हैं। ठीक? देखो, सबसे पहले है बबेसियोसिस, दूसरा थेलेरियोसिस, तीसरा ट्रिपैनोसोमियोसिस, चौथा लेशमैनियोसिस और पांचवा कॉक्सिडियोसिस। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करें जैसे बबेसियोसिस है, थैलेरियोसिस है, ट्रिपैनोसोमियोसिस है। ठीक है? तो ये जो है गाय भैंस और ऊंट से संबंधित बीमारियां हैं। जबकि हम लेशमैनियोसिस की हम बात करें तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डॉग एंड ह्यूमन की बीमारी ये है। और जो कॉक्सिडियोसिस है ये किसकी है? पोल्ट्री की। पोल्ट्री की डिजीज होती है। ठीक है? जबकि ट्रिपेनोसोमियोसिस जो है मुख्य रूप से ये ऊंट में होती है। ठीक है? लेकिन ऊंट में इसको खोजा गया, लेकिन गाय भैंस कुत्ते वगैरह में घोड़े में भी ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है? तो इनके बारे में एक एक करके हम बात देखिए। सबसे पहले हम बात करें बबेसियोसिस की। ठीक है? तो जो बबेसियोसिस जो प्रोटोजोअल डिजीज है इसके जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं? बिलियरी फीवर, रेड वाटर फीवर, टेक्सास फीवर, स्प्लिनिक फीवर। ठीक है? और इसको टिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। टिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कारण की बात करें तो कारण में मुख्य रूप से यहां पर हम बवेसिया बाइजेमिना की बात करते हैं। बवेसिया बाइजेमिना। लेकिन अन्य दूसरे इसके जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? बवेसिया बोविस, बवेसिया डाइवर्जेंस, बवेसिया मेजर। ठीक है? ये किसमें पैदा करती हैं? गाय भैंस में मुख्य रूप से बवेसिया रोग पैदा करती है। ठीक है? बवेसिया बाइजेमिना, बवेसिया बोविस, बवेसिया डाइवर्जेंस और बवेसिया मेजर। अब यदि बवेसिया हॉर्स में होगा तो इसका कारण कौन रहेगा? बवेसिया इक्वाई और बवेसिया कैबेलाई। ये हॉर्स में इसके रोग कारक होते हैं। शीप में बवेसिया मोतासी और बवेसिया ओविस। डॉग में बात करें तो बवेसिया कैनिस और बवेसिया गिब्सोनी। ठीक है? तो बवेसिया गिब्सोनी किसमें रोग कारक है? डॉग के अंदर है। बवेसिया कैबेलाई किसके अंदर है? हॉर्स के अंदर है। बवेसिया मोतासी किसके अंदर है? शीप के अंदर जो है बवेसिया रोग पैदा करता है। ठीक? अब जो ये बवेसिया है इसकी जो खोज की थी, ठीक है? तो इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? बेब्स नाम के जो व्यक्ति हैं वो थे। उन्होंने इसमें इसकी खोज की थी। ठीक है? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बवेसिया। अब बात करें हम कि जो बवेसिया है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है या जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो लक्षण है, जो बवेसिया प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है? तो जब आरबीसी के अंदर उपस्थित है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर। तो बवेसिया किस प्रकार का परजीवी है या प्रोटोजोआ है? इंट्रासेलुलर प्रकार का होता है, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है? अब आरबीसी से ही अपना क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करेगा और अंदर ही अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। तो जब ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, ठीक है, इससे निकल करके दूसरी आरबीसी में जाएगा तो क्या होगा? आरबीसी रप्चर होगी। क्या होगा? यहां से आरबीसी रप्चर होगी। और ये जो बवेसिया के प्रोटोजोआ है, बवेसिया है,
ये यहां से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और आरबीसी क्या होगी, टूटेगी। आरबीसी का क्या होगा, लाइसिस होगा या टूटेगी। ठीक है, अब इस आरबीसी के टूटने से जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर आएगा और यूरिन के साथ ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो यूरिन है या पेशाब है उसका कलर कैसा हो जाता है, गहरे लाल रंग का या कॉफी कलर का हो जाता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन यूरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बबेसिया है, बबेसिया बोवेस, बबेसिया बाइजेमिना, बबेसिया डाइवर्जेंस, बबेसिया मेजर, जो भी है, ठीक है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो जब ये आरबीसी को तोड़ता है तो टूटी हुई आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन में आता है और उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। आरबीसी टूटेगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। ठीक है, रक्त की कमी होगी, तो रक्त की कमी का होना, आरबीसी की कमी का होना क्या कहलाएगा, एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक, अब एनीमिया के साथ साथ यहां पर क्या हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, खाना पीना छोड़ देता है, एनोरेक्सिया हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसके इन्फेक्शन की वजह से जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड हैं, सतही लिम्फ नोड हैं, ठीक है, मुख्यतः प्रीस्केपुलर जो रीजन की जो लिम्फ नोड हैं उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक, तो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और यह जो बीमारी है मुख्य रूप से किन में देखने को मिलती है, जो एक्जोटिक यानी विदेशी नस्ल हैं, या तो कैसी हैं, विदेशी नस्ल हैं, और या फिर कैसी हैं, क्रॉसब्रीड यानी संकर नस्लें हैं। संकर नस्लों में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। और यह बीमारी वयस्क पशुओं में अधिक मिलती है, बजाय नवजात पशुओं के या छोटे बछड़ों के। किसमें अधिक होती है, वयस्क पशुओं में अधिक होती है। और इसी फिनोमेना को, जबकि प्रतिरोधक क्षमता किसकी कम होती है, छोटे बछड़ों की कम होती है, बड़ों में कम होनी चाहिए, लेकिन ये किसमें अधिक होती है, बड़े बछड़ों में या वयस्क पशुओं में ये अधिक होती है। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, उल्टा उम्र प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इस फिनोमेना को उल्टा उम्र प्रतिरोध कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बछड़ों की अपेक्षा, छोटे बच्चों की अपेक्षा किसमें अधिक हो रही है, वयस्कों में अधिक देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित, कि जो बवेसिया है उसका रोग कारक हो गया। रोग कारक किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर है। आरबीसी को तोड़ता है, बाहर निकलता है, अन्य दूसरी आरबीसी को संक्रमित करता है। ठीक है, और उस आरबीसी के टूटने से आरबीसी जो हीमोग्लोबिन है बाहर निकलता है, हीमोग्लोबिन यूरिन के साथ आता है, जिससे हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। आरबीसी टूटती है तो एनीमिया हो गया, ज्यादा हीमोग्लोबिन आ गया तो लीवर की वजह से वहां पर जो इसके वर्णक हैं उसके से क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, भूख ना लगना हो गया, कमजोरी हो गई। ठीक है, और जो लिम्फ नोड हैं, सतही लिम्फ नोड में सूजन आ गई, और बुखार तो फिर इसमें होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है, सेप्टिसीमिया है, जो आरबीसी है उनमें संक्रमण जो फैलता है उसकी वजह से क्या आ जाता है, फीवर आता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, कि इंट्रासेलुलर प्रोटोजोअल डिजीज, क्योंकि ये जो कहाँ पाया जाता है, सेल के आरबीसी के अंदर ये पाया जाता है। इनको प्रभावित करता है मुख्य रूप से जो विदेशी नस्लें हैं या संकर नस्लें हैं, उनको ये जो पैरा प्रोटोजोआ है प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें कौन सा विशेष गुण है, एक उल्टा उम्र प्रतिरोध इसमें पाया जाता है। अब इसकी बात करें फैलने की, ये फैलता कैसे है, भाई किसी भी संक्रमित पशु से, मान लो ये संक्रमित पशु है, ठीक है, अब इस संक्रमित पशु में ये आरबीसी वगैरह संक्रमित है, कोई भी मक्खी मच्छर है, ठीक है, अब वो इसके अंदर डंक से लगाएगा, तो यहां से
खून को चूसेगा तो इस संक्रमित आरबीसी कहाँ चली जाएंगी? इसके शरीर के अंदर चली जाएंगी। ठीक है। अब जब ये स्वस्थ पशु के ऊपर जाकर के बैठेगा और उसको भी काटेगा, ठीक है, तो इसके शरीर से जो पेनिट्रेट करता है, तो वो आरबीसी या ब्लड सेल कहाँ चली जाती हैं? उस स्वस्थ पशु के अंदर चली जाती हैं, जिनमें क्या है? ये परजीवी है, वो प्रोटोजोआ है, बवेसिया है। तो उसको ये क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। तो इसका जो फैलने का जो कारण है और का जो रोग को फैलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर, वाहक। तो इसका वेक्टर या वाहक क्या है? एक बूफिलस। ठीक है। और कौन कौन से हैं एक बूफिलस के प्रकार? एक तो माइक्रोप्लस, ठीक है, और दूसरा है एन्यूलेटस। ठीक है। मुख्य रूप से क्या है? ये बूफिलस की ही स्पीसीज में आ जाते हैं। ठीक। एक बूफिलस है जिसमें इसके टाइप हो गए माइक्रोप्लस, और दूसरा हो गया एन्यूलेटस। तो टिक बूफिलस जो है वो बबेसिया रोग का क्या है? वेक्टर की तरह कार्य करता है। ठीक। अब बात करें कि उपचार की। उपचार में इसके जो है डाइमिनाजीन एसुचरेट मुख्य रूप से इसकी क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस की तरह कार्य करती है। ठीक है। बेरेनिल का यूज करते हैं, इमीडो कार्ब हो गया, और ट्राइपेन ब्लू। ठीक है। मुख्य रूप से डाइमिनाजीन एसोचरेट का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक। अब देखो, रेड वाटर फीवर इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है कि जो यूरिन का कलर है वो रेड आ रहा है। ठीक है। टेक्सास फीवर जगह के अनुसार हो गया। स्प्लेनिक फीवर क्योंकि इसमें जो स्प्लीन है, ठीक है, क्योंकि जो बार बार आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्प्लीन में क्या हो जाता है? साइज उसका सामान्य से बढ़ जाता है, इसलिए उसको स्प्लीनोमेगाली कह देते हैं, और फीवर भी आता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बिलियरी फीवर। बिलियरी फीवर क्यों कहते हैं? सामान्यतः हम देख रहे हैं कि जो गाय भैंस है उनमें क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है। ठीक है। और जॉन्डिस भी हो रहा है। लेकिन घोड़े के अंदर बवेसियोसिस होने पर वहां पर हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो घोड़ा है उसके यूरिन का कलर लाल नहीं होता है। कलर कैसा रहता है? सामान्य रहता है बवेसिया होने पर। लेकिन घोड़े में क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है। कैसे देखने को मिलेगा? जॉन्डिस देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? घोड़े में हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को नहीं मिलता, लेकिन जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिलियरी फीवर कह देते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि यही जो बवेसियोसिस डिजीज है, इसके 5 प्रकार पाए जाते हैं। इसके अंदर, कुत्ते के अंदर इसकी कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक और चीज इसमें कि शुरुआती अवस्था में शुरुआती अवस्था में कंजक्टिवा कैसी होती है? ब्रिक रेड। जबकि बाद में, यानी एक बार ब्रिक रेड हो गई शुरुआत में, और कुछ समय के बाद या बाद में कैसी हो जाती है? वो पीली हो जाती है जॉन्डिस के कारण। ठीक है। तो शुरुआत में स्टेज में कैसी होती है? ब्रिक रेड होती है, और बाद में कैसी हो जाती है? येलोइश कलर की हो जाती है, पेल कलर की हो जाती है। ठीक है। तो ये सब बात हो गई किसके बारे में? बवेसियोसिस डिजीज के बारे में। चलिए, नेक्स्ट प्रोटोजोल डिजीज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है थीलेरियोसिस। ठीक है। अब जो थीलेरियोसिस है, इसका जो कारण है या इसका जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? थीलेरिया एनुलेटा।
थीलेरिया एनुलेटा, और दूसरा हो गया थीलेरिया पारवा। ठीक। तो दो तरह के प्रोटोजोआ हैं ये, थीलेरिया एनुलेटा और थीलेरिया पारवा। थीलेरिया जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होती है एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म और दूसरी होती है साइजॉन्ट फॉर्म। ठीक है। और मुख्यतः साइजॉन्ट फॉर्म की हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित हो रहा होता है। जिस तरह से जो बबेसिया था वो किसके अंदर था, आरबीसी के अंदर था। इसमें जो साइजॉन फॉर्म है वो किसके अंदर है, डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित होता है। और उसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुकेंद्रकीय एवं बड़े बड़े साइजॉन्ट के रूप में ये उपस्थित होता है। और इन बड़े बड़े जो गुच्छे होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, कोच ब्लू बॉडी के नाम से जानते हैं। जो मुख्यतः कौन सी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहते हैं कोच ब्लू बॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो कोच ब्लू बॉडी जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं। थीलेरिया का रोग कारक कौन सा है, जो प्रोटोजोआ है, कौन सी उसके प्रोटोजोआ है, थीलेरिया एनुलेटा और थीलेरिया पारवा। ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। ठीक। साइजोन के रूप में, जब बहुकेंद्र के बड़े बड़े साइजोन के रूप में ये पाया जाता है, गुच्छों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, कणों के रूप में पाया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोच ब्लू बॉडी कहते हैं। और ये जो कोच ब्लू बॉडी हैं मुख्य रूप से किसके अंदर होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। जिस तरह से बबेसिया के अंदर जो वहां पर जो वाहक था, ठीक है, वो कौन सा था अपना, बूफेलस था। उसी तरह से यहाँ पर जो वाहक है या वेक्टर है वो कौन सा है, हाइलोमा टिक। हाइलोमा टिक होता है। जबकि बबेसियस में कौन सा था, बूफेलस। ठीक है। तेज बुखार इसमें भी आएगा। सतही लिम्फ नोड, इसमें भी इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है। ठीक है। मुख्य रूप से वो प्रीस्कैपुलर रीजन में। और दस्त होते हैं, एनोरेक्सिया होता है, जॉन्डिस होता है, क्योंकि इसकी भी कौन सी इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म पाई जाती है। लैक्राइमेशन, आंसुओं का आना। ठीक है। अत्याधिक आंसू आना। और साथ में आई बॉल में तनाव आ जाता है। आई बॉल क्या है, बल्ज आउट, ऐसा लगता है बाहर की तरफ निकल करके आएगी। ठीक है। तो आई बॉल में तनाव, जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक बाहर आना, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ निकल करके ये आंख आएगी, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है। ठीक है। इसमें हम बात करें तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, ब्यूपारवा क्यूनॉन। ठीक है, ब्यूपारवा क्यून, जिसको हम ब्यूटालेक्स के नाम से ये आता है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ये। और इसकी डोज रेट जो कि पहले पूछी जा चुकी है, कितनी है, 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये दिया जाता है। ठीक है। बुपारवाक्योन जो है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, और 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसे दिया जाता है। ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में, फिलेरियोसिस के बारे में। ठीक। चलिए, फिलेरियोसिस के यदि हम बात करें तो इसका सिनोनिम की, तो ईस्ट कोस्ट फीवर के नाम से इसे जाना जाता है। लिख सकते हैं हम, ईस्ट कोस्ट फीवर के नाम से इसे जाना जाता है।
ट्रिपेनोसोमियोसिस, जिसको हम सर्रा के नाम से भी जानते हैं, तिबरसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह मुख्यतः किसकी बीमारी होती है? ऊंटों की बीमारी होती है। इसके रोग कारक की हम बात करें तो ट्रिपेनोसोमा एवांसाई। ट्रिपेनोसोमा एवांसाई होता है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? एवांस ने बताया था। कब? 1918 में। और किसके अंदर? ऊंट में। ठीक है, तो ऊंट के अंदर ये डिजीज सबसे पहले बताई गई। और किसके द्वारा बताई गई? एवांस के द्वारा बताई गई, 1918 में बताई गई। और किसकी बीमारी? मुख्य रूप से ऊंटों की बीमारी होती है। और रोग कारक क्या हो गया? ट्रिपेनोसोमा एवांसाई। उसी के नाम के आधार पर, खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम रख दिया। वहीं बात करें इसके रोग वाहक की, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? टेबिनस फ्लाई होती है। जबकि अभी हमने बवेसियोसिस और थीलेरोसिस, ठीक है, दोनों में क्या था? टिक था। बवेसियोसिस और थीलेरोसिस दोनों में जो इनके वाहक थे वो क्या थे? हाइलोमा टिक और बुफिलस टिक। जबकि यहां पर क्या आ गई? ये फ्लाई हो गई। ठीक है, अब इसमें जो फीवर आता है, शुरुआत में यदि फीवर की बात करें तो फीवर कैसा होता है? इंटरमिटेंट, यानी पहले आ जाएगा, काफी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फीवर कैसा होता है? अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इंटरमिटेंट प्रकार का फीवर इसमें पाया जाता है। और इस बीमारी में जो शरीर है उस पर एक विशेष प्रकार के, त्वचा पर विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं, जिसे हम चैन कैरस बोलते हैं। चैन कैरस के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और इस डिजीज में मुख्य रूप से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बनती है। ठीक है, यानी एनर्जी की कमी हो जाती है। ऊंट में लंबे समय तक ये डिजीज बनी रहती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ऊर्जा की कमी हो जाती है। और ऊंट जो है अपने कुबड़ में जो भोजन स्टोर होता है उसके द्वारा उस ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। और कुबड़ में से जो फैट है वो कम होगी तो उसका साइज या आकार है क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए ऊंट में ट्रिपेनोसोमियोसिस होने पर क्या है? उसके कुबड़ कम होने लगता है। ठीक है, और बार बार पेशाब करना, चक्कर आना, ठीक है, और जो सिर है उसको दीवार से टकराता है, बार बार प्रेस, हेड को प्रेस करता है। और गाय भैंस जो है इसमें मुख्य रूप से सर्कलिंग मूवमेंट इनमें पाया जाता है, यानी किसी एक खूंटे के चारों तरफ या जान को बांध दिया है, उसके चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, दूसरा है दस्त, एनोरेक्सिया, जॉन्डिस यानी पीलिया, जो सिम्टम है इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? तो मुख्य रूप से इसमें ट्रिपेनोसोमियोसिस में जो रोग कारक है वो क्या है? ट्रिपेनोसोमा एवांसाई है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सर्रा के नाम से जाना जाता है, रिवर्सा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और किसने खोज की थी? एवांस ने की थी। ऊंटों की मुख्य रूप से मुख्य बीमारी है ये। और इसका जो वाहक है वो क्या है? टेबेनस फ्लाई है। और इंटरमिटेंट फीवर है, सर्कलिंग मूवमेंट, वही दस्त, एनोरेक्सिया, पीलिया सब में पाए जा रहे हैं ये। अब है इसमें टेस्ट कि इसको पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कई बार पूछ ले बाई चांस। तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है, एक स्लाइड होती है विशेष प्रकार की, तो उसमें इसको किया जाता है। स्लाइड में क्या है? हल्का सा गड्ढा रहता है बीच में, तो उसके द्वारा इसको किया जाता है। तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड कौन से प्रोटोजोआ से संबंधित है? तो हैंगिंग ड्रॉप जो मेथड है टेस्ट करने का, वो किससे संबंधित है? ट्रिपेनोसोमा से संबंधित होता है, सर्रा से संबंधित होता है। दूसरा टेस्ट है स्टिलबामिडीन। स्टिलबामिडीन टेस्ट, ये किससे संबंधित है?
ये भी सर्रास है, वो सर्रास या ट्रिपेनोसोमियोसिस से संबंधित है। और मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट भी किससे संबंधित है? ट्रिपेनोसोमियोसिस से संबंधित है। वहीं बात करें उपचार की इसमें, तो उपचार के रूप में क्या देते हैं हम? क्वाइना पायरामीन सल्फेट इसमें दिया जाता है, यानी ट्राइकोन दिया जाता है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्वाइना पायरामीन सल्फेट। ठीक है, जो किस नाम से आता है? ट्राइकोन के नाम से आता है। डोज रेट इसमें जो रखी जाती है 4 से 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रखी जाती है। दूसरी ड्रग हम कौन सी यूज कर सकते हैं? डाइमिनाजिन एसिचुरेट भी यूज कर सकते हैं, बैरेनिल के रूप में आती है, बैरेनिल ट्रेनियम के नाम से आती है। और 8 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? ट्रिपेनोसोमियोसिस के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजीज है अपनी लेशमेनियोसिस। लेशमेनियोसिस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं शुरुआत में ही कि यह मुख्यतः किसकी बीमारी है? कुत्ते और मनुष्य की बीमारी है। तो एक तरह से हम कहें तो ये किस तरह की बीमारी है? जूनोटिक डिजीज हो गई। तो कैसी बीमारी हो गई ये? जूनोटिक डिजीज। तो कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज जूनोटिक की तरह होती है? ठीक है, तो कौन सी है? लेशमेनियोसिस। लेशमेनियोसिस जो है जूनोटिक प्रोटोजोअल डिजीज है। तो हम बोल सकते हैं ये कैसी है? जूनोटिक प्रोटोजोअल डिजीज। रोग कारक की हम बात करें तो लेशमेनियो डोनोवेनाई और लेशमेनियो ट्रोपिक। अब इनके द्वारा जो लेशमेनियो होता है वो दोनों अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। लेशमेनियो डोनोवेनाई जो डिजीज करता है वो कौन सी डिजीज होती है? विसरल फॉर्म होती है। जबकि लेशमेनिया ट्रोपिका के द्वारा कौन सी होती है? क्यूटेनियस फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे क्यूटेनियस मुख्य रूप से किसके लिए यूज होता है? त्वचा के लिए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर किससे? त्वचा से संबंधित जो लक्षण हैं वो इसमें आते हैं। अब बात करें इसके वाहक की, यानी ये रोग एक सामान्य रोगी पशु से सामान्य पशु में किसके द्वारा फैलता है? एक सैंड फ्लाई होती है जिसको बोलते हैं फ्लीबोटोमस। कौन सी है? फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस सैंड फ्लाई, इसके द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में ये फैलता है। इसकी जो विसरल फॉर्म में है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? काला जार या डमडम फीवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, कि डमडम फीवर किससे संबंधित है? विसरल फॉर्म से, ओरिएंटल क्यूटेनियस फॉर्म से, या दोनों से, या किसी से नहीं? या किसी दूसरे का नाम दे दे, दूसरी डिजीज का नाम दे दे, ट्रिपेनोसोमियोसिस, बवेसियोसिस। ठीक है, तो किससे संबंधित है कालाजार या डमडम फीवर? लेशमेनियोसिस की विसरल फॉर्म से संबंधित होता है। वहीं बात करें हम ओरिएंटल सोर की, ये किससे संबंधित है? क्यूटेनियस फॉर्म से संबंधित होता है। ठीक है, तो डमडम फीवर, कालाजार, ओरिएंटल सोर, ये तीनों ही किससे संबंधित है? लेशमेनियोसिस से ही संबंधित होते हैं। इनका वाहक कौन है? सैंडफ्लाई फ्लीबोटोमस। रोग कारक कौन है? लेशमेनिया डोनोवेनाई और लेशमेनिया ट्रोपिका। विसरल फॉर्म किसे कहते हैं, या विसरल फॉर्म किसके द्वारा पैदा होती है? लेशमेनिया डोनोवेनाई के द्वारा होती है। और क्यूटेनियस फॉर्म लीशमेनिया ट्रोपिका के द्वारा पैदा होती है। ठीक है, तो इसमें लक्षण की बात करें, मुख्य रूप से हम बात करें तो जो काला जार है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि त्वचा जो है काली पड़ जाती है मुख्य रूप से जब पशु बीमार होता है इसमें, ठीक है। तो मुख्य क्या होता है, त्वचा ब्लैकिश कलर की हो जाती है। जबकि जो ओरिएंटल सोर है, कैसी है ये? क्यूटेनियस फॉर्म होती है, तो इसमें त्वचा पर घाव बनते हैं या चकते पड़ जाते हैं, जगह जगह त्वचा पर घाव हो जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं इसमें ओरिएंटल सोर में। क्योंकि ओरिएंटल सोर किससे संबंधित है? क्यूटेनियस फॉर्म से संबंधित है। तो क्या चीज प्रभावित होगी? त्वचा प्रभावित होगी। तो त्वचा पर क्या बनेंगे? घाव बनेंगे या चकते बनेंगे। जबकि विसर्ल फॉर्म में बुखार वगैरह है या फिर जो अंग हैं वो प्रभावित होते हैं और उसकी वजह से त्वचा कैसी होती है? इसमें काली पड़ जाती है। तभी तो हम विसर्ल फॉर्म को क्या बोल रहे हैं? डमडम फीवर बोल रहे हैं। ठीक। उपचार की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट काम में आती है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट या फिर एंथियोमेलिन। एंथियोमेलिन जो है इसके उपचारों काम में आती है। और दूसरा है मैग्लूमाइन एंटीमोनिएट। मैग्लूमाइन एंटीमोनिएट। ठीक। तो ये हो गया है अपने किसके बारे में? लेशमैनियोसिस के बारे। तो लेशमैनियोसिस क्या है? एक प्रकार की जूनोटिक प्रकार की प्रोटोजोअल डिजीज होती है। लेशमैनिया ट्रोपिका और लेशमैनिया डोनोवेनाई इसके रोग कारक होते हैं। ट्रिबोट्रेमस सैंडफ्लाई क्या होती है? इसका वाहक होती है। ठीक है, यानी रोगी पशु से ये जो सामान्य पशु है उसमें ये बीमारी पैदा करती है। ठीक है। और जूनोटिक डिजीज भी है। दो फॉर्म है इसकी, विसरल फॉर्म और क्यूटेनियस फॉर्म। विसरल फॉर्म को हम कालाजार या डमडम फीवर के नाम से जानते हैं और जबकि जो क्यूटेनियस फॉर्म है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ओरिएंटल सोर के नाम से जानते हैं। और उपचार में लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट या एंथोमेलिन मुख्य रूप से काम में ली जाती है। देखिए, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस जो है या जो कॉक्सीडिया है वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ। ये भी क्या है? प्रोटोजोआ। लेकिन प्रोटोजोआ किसका है ये? पोल्ट्री का, मुर्गियों का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुर्गियों की कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज होती है? तो बबेसिया, थीलेरिया, ठीक है, ट्रिपेनोसोमियोसिस, कॉक्सीडियोसिस। तो मुर्गियों में प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी होती है? कॉक्सीडियोसिस होती है। तो ये मुर्गियों से संबंधित होती है। ठीक है, पहली चीज ये। और जो कॉक्सीडिया है ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो मुर्गी के अंदर जो कॉक्सीडियोसिस पैदा कर रहा है वह टर्की या गीज के अंदर या बतख के अंदर जो है कॉक्सीडिया पैदा कर दे। तो मुर्गी वाला जो कॉक्सीडिया है वो मुर्गी के अंदर ही डिजीज पैदा करेगा, कॉक्सीडिया करेगा, कॉक्सीडियोसिस करेगा। दूसरी स्पीसीज में ये नहीं करेगा, यानी होस्ट स्पेसिफिक है। या बतख वाला आ गया, गीज वाला आ गया, ठीक है, तो वो मुर्गी के अंदर नहीं करेगा। तो ये कैसे होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो दो तीन तरह के कॉक्सीडिया हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, एक होती है इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस, दूसरी होती है सीकल कॉक्सीडियोसिस और तीसरी है रेक्टल कॉक्सीडियोसिस। तो मुर्गियों में यदि हम बात करें तो इंटेस्टाइनल आंत्रिय कॉक्सीडियोसिस पैदा करने वाले कॉक्सीडिया कौन कौन से होते हैं? तो मुर्गी के अंदर जो कॉक्सीडिया पैदा करते हैं, एक तो हो गया आपका आइमेरिया नेकेट्रिक्स। आइमेरिया नेकेट्रिक्स। और दूसरा कौन सा हो गया? आइमेरिया एसर
वुलीना, आइमेरिया नेगेट्रिक्स और आइमेरिया एसरवुलीना कैसे हैं? इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस पैदा करते हैं, आंत्रीय कोक्सीडियोसिस करते हैं। सीकल कोक्सीडियोसिस यानी सीकम में जो करेंगे वो कौन सी हो गई? आइमेरिया टेनेला हो गई। पूछा जाता है कई बार, आइमेरिया टेनेला किस प्रकार की कोक्सीडियोसिस से संबंधित है? सीकल कोक्सीडियोसिस से संबंधित है। सीकल कोक्सीडियोसिस से कौन सी स्पीशीज संबंधित है? आइमेरिया टेनेला संबंधित होती है। और रेक्टल कोक्सीडियोसिस से कौन सी है? आइमेरिया ब्रूनेटी। ठीक है, आइमेरिया ब्रूनेटी ये किससे संबंधित है? रेक्टल कोक्सीडियोसिस से संबंधित होती है। और ये कैसी है? होस्ट स्पेसिफिक होती है। ठीक, अब होगा क्या इसमें? मुख्य लक्षण की बात करें तो पोल्ट्री में बीट के साथ साथ म्यूकस आएगी, रक्त या दोनों चीजें आएंगी। रक्त भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकती है, दोनों चीजें, म्यूकस और रक्त दोनों चीजें भी आ सकती है। बीट करने में दर्द होगा, एफसीआर कम हो जाता है, फीड कन्वर्जन रेशियो, एफसीआर यानी फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी जो हम मुर्गियों के लिए दे रहे हैं खाना, उससे उनका जो बॉडी वेट है वो उतना नहीं बढ़ता जितना सामान्य अवस्था में बढ़ता है। ठीक है, तो एफसीआर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम वृद्धि होती है। पंख इधर जो है बिखरे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। सैंक जो है वो कैसा हो जाता है? उसके पेल कलर के हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज उसमें देखने को मिलती है। बात करें हम सीकल कोक्सीडियोसिस की, तो सीकम से संबंधित चीजें आएंगी। सीकम का जो सीकम है वो किससे भर जाता है? रक्त से भर जाता है। सीकम की दीवार में जगह जगह पर हेमरेज हो जाता है। हेमरेज का मतलब है वहां पर जो खूनी धब्बे पाए जाते हैं। अंदर क्या है? जो वेन्स हैं, छोटी छोटी वेन्यूल्स हैं, केशिकाएं, वो फट जाती हैं और रक्त वहां पर रक्त के धब्बे के रूप में वो अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सीकम की दीवार में क्या हो गया? हेमरेज हो गया और सीकम रक्त से भर जाती है। दूसरा है इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस। तो जो आंत की दीवार है उसमें लाल काले रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं। आंत की दीवार में सफेद धब्बों के रूप में कोक्सीडिया की कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। यानी जब कोक्सीडिया एक ही जगह पर इकट्ठे पाए जाते हैं तो एक जगह पर कॉलोनी के रूप में रहते हैं, किसके रूप में? समूह के रूप में रहते हैं। तो वो जगह कैसी दिखाई देती है? आंत की दीवार में सफेद धब्बों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, और आंत की दीवार कैसी हो जाती है? मोटी, इन्फ्लामेशन, सूजन की वजह से कैसी हो जाती है? वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सीकल कोक्सीडियोसिस और इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस से संबंधित। उपचार की बात करें तो उपचार में इसमें एम्प्रोलियम और सल्फा ड्रग। और इन दवाओं को मुख्य रूप से, यानी एक बार हमने एम्प्रोलियम दे दी तो अगली बार हमें सल्फा ड्रग देनी हो। तीसरी बार में तीसरी दवा हम कोई भी दे सकते हैं जो बढ़िया एंटीबायोटिक है, या एम्प्रोलियम दे सकते हैं। एक बार में ये नहीं कि हम लगातार जो अपने पोल्ट्री है या बर्ड्स हैं उनको हम हर बार क्या दे रहे हैं? एम्प्रोलियम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रोटेशनल या सटल एंड रोटेशनल ड्रग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सटल एंड रोटेशनल ड्रग प्रोग्राम। ठीक है, तो सटल और रोटेशनल ड्रग प्रोग्राम, सटल एंड रोटेशनल ड्रग प्रोग्राम के तहत क्या करते हैं? हम दवाओं को एक के बाद एक दूसरी चेंज करके हम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पक्षियों में होने वाली या मुर्गियों में होने वाली एक प्रकार की प्रोटोजोअल डिजीज होती है। कौन सी है प्रोटोजोअल डिजीज जो मुर्गियों में होती है? कॉक्सीडियोसिस। कौन कौन सी प्रकार हमने मुख्य रूप से हम यहाँ पर पढ़े? हमने इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस पढ़ी, हमने सीकल कॉक्सीडियोसिस पढ़ी और रेक्टल कॉक्सीडियोसिस पढ़ी। ठीक है, और इंटेस्टाइनल में कौन कौन सी स्पीसीज आ रही हैं जो कॉक्सीडियोसिस पैदा कर रही हैं? आइमेरिया की कौन कौन सी स्पीसीज हैं? आइमेरिया नेकेट्रिक्स और आइमेरिया एसर वुलिना। और सीकल कॉक्सीडियोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट
आइमेरिया वेनेला, और रेक्टल की आइमेरिया ब्रुनेटी। और ये सब कैसे हैं? होस्ट स्पेसिफिक, यानी एक ही प्रजाति विशेष में ये अपने रोग पैदा। क्लियर? अब देखिए, अगली डिजीज है एनाप्लाज्मोसिस। हालांकि हमने इसको प्रोटोजोल डिजीज में रखा है, लेकिन ये होती कैसी है? एक प्रकार की रिकेट्सियल डिजीज होती है। आप तो केवल इतना याद रखें, किस प्रकार की डिजीज है ये? रिकेट्सियल डिजीज होती है, और इसको गॉल सिकनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब एनाप्लाज्मोसिस जो है, इसकी दो स्पीसीज हैं, जी हाँ, दो प्रकार के रोग कारक हैं। एक है एनाप्लाज्मा मार्जिनेल, एनाप्लाज्मा मार्जिनेल, और दूसरा है एनाप्लाज्मा सेंट्रेल। तो मार्जिनल मतलब मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है किनारा। ठीक है। तो वह रिकेट्सियल परजीवी जो आरबीसी के अंदर कहां पाया जा रहा है? किनारों किनारों पर पाया जाता है। तो ये वाला कहां पाया जाता है? मान लो ये आरबीसी है, तो आरबीसी में ये इसके किनारों किनारों पर पाया जाता है। और दूसरा है एनाप्लाज्मा सेंट्रेल, ये कहां पाया जाएगा? ये बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है, आरबीसी के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है। तो आरबीसी के केंद्र में उपस्थित होता है, और ये आरबीसी के सेंटर में उपस्थित होता है। ठीक है। और कैसी है दोनों? ये परजीवी कैसा है भाई? आरबीसी के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रासाइट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक या इंट्रासेलुलर। तो किस तरह का रहेगा ये? इंट्रासेलुलर, या हम बोल सकते हैं इसको इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक। इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक। ठीक। यानी आरबीसी के अंदर पाया जाता है, या ये कहें कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर इंट्राएरिथ्रोसाइटिक प्रकार का परजीवी होता है, या रिकेट्सियल डिजीज ये होती है। अब इसमें होगा क्या? लक्षण क्या आएंगे इसमें? वेक्टर की बात कर लेते हैं यहीं पर। वेक्टर यानी वाहक। वाहक क्या होता है इसका? टेबेनस स्पीसीज होती है, या स्टोमोक्सिस स्पीसीज होती है। टेबेनस या स्टोमोक्सिस। ठीक है। ये क्या होते हैं? इसके वाहक होते हैं। यह मुख्यतः किसमें पाई जाती है? गाय और भैंस की बीमारी होती है, एनाप्लाज्मोसिस। ठीक है। और रिकेट्सियल जो है रक्त परजीवी रोग है। भाई रक्त परजीवी है क्योंकि आरबीसी के अंदर है, तो रक्त परजीवी इसको हम बोलेंगे। इसी तरह से क्या है अपने? फिलेरियोसिस है, ठीक है, बबेसियोसिस है। ये सब कैसे हैं? ये भी रक्त परजीवी हैं। ठीक। ट्रिपेनोसोमियासिस भी कैसा है? रक्त परजीवी है। तो रक्त परजीवी रोग ये होते हैं। इंटरमिटेंट फीवर होता है। ठीक है, कभी बुखार उतर जाता है, कभी हो जाता है। मुख्य रूप से श्वसन में कठिनाई आती है, सांस लेने में कठिनाई रहती है, नेजल डिस्चार्ज आता है। ठीक है। कफिंग भी होती है।
और इसके अलावा आरबीसी के अंदर है तो एनीमिया भी होगा, पीलिया भी होगा, और डिजीज होने की वजह से एनोरेक्सिया होता है। और सतही लसिका ग्रंथियों में सूजन दिखाई देती है। ठीक है। और जानवर है, कई बार ये देखने को मिला है कि जानवर में क्या है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक। और हृदय की जो धड़कन है वह तेज हो जाती है, उसकी जो साउंड है वो ज्यादा तेज हो जाती है, यहां तक कि बाहर तक सुनाई देने लगती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है। और उपचार के रूप में बात करें तो मुख्य रूप से ओटीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार इसमें दिया जाता है। ठीक। तो इस तरह से ये हो गई अपनी रिकेट्सियल डिजीज, एनाप्लाज्मोसिस। ठीक है। एनाप्लाज्मोसिस की बात करें तो किस तरह की डिजीज है, ये रिकेट्सियल डिजीज है। दूसरा इसका जो रोग कारक हैं वो कौन कौन से हैं अपने इसके, एनाप्लाज्मा मार्जिनल और एनाप्लाज्मा सेंट्रल। एनाप्लाज्मा मार्जिनल जब होगा तो जब हम इसको चेक करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है तो आरबीसी को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी में, तो वो कहाँ दिखाई देगा, आरबीसी के परिधि पर दिखाई देता है। और जो एनाप्लाज्मा जो सेंट्रल है वो कहाँ दिखाई देगा, आरबीसी के केंद्र में दिखाई देता है। वेक्टर है जो वाहक है वो क्या है, टेबिनस और स्टोमोक्सिस होते हैं। ठीक है। और ये कैसी डिजीज है, ये रक्त परजीवी डिजीज होती है। ठीक है। और मुख्य रूप से जो लक्षण है इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित आते हैं, जिसमें अत्यधिक श्राव श्वसन में कठिनाई होती है, और सांस लेने में कठिनाई हो गई, नेजल डिस्चार्ज हो गया। ठीक। और प्री स्कैपुलर जितनी भी या जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड हैं उनमें भी सूजन आ जाती है, बुखार आता है इंटरमिटेंट प्रकार का, कभी कभी जानवर को दिखाई भी नहीं देता इस बीमारी की वजह से, और हृदय की तेज आवाज सुनाई देती है। और उपचार के तौर पर ओटीसी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रोटोजोअल डिजीज के रूप में हमने बवेसियोसिस, फिलेरियोसिस, ट्रिपेनोसोमियोसिस, लेशमोनियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस के बारे में बात। और एनाप्लाज्मोसिस कैसी है, रिकेट्सियल डिजीज है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।